झारखंड के चतरा के घने जंगलों से जब रात के सन्नाटे में एक जोरदार धमाके की आवाज आई तो किसी ने नहीं सोचा था कि आसमान में जीवन बचाने वाली एक एम्बुलेंस खुद मौत का शिकार बन जाएगी। रांची से दिल्ली की ओर उम्मीदें लेकर उड्डा एक एयर एम्बुलेंस विमान अचानक रडार से गायब हो गया और जब उसकी खबर आई तो पूरे देश का दिल दहल गया। 7 लोग, जिनमें एक गंभीर रूप से झुलसा हुआ मरीज, जांबाज पायलट और सेवा में लगे डॉक्टर शामिल थे, पल भर में राख के ढेर में तब्दील हो गए। आज की इस वीडियो में हम उस खौफनाक रात की एक एक मिनट की कहानी बताएंगे, उन आखिरी कॉल्स का जिक्र करेंगे जो एटीसी को मिली और जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिसने एक सुरक्षित उड्डान को काल के गाल में धकेल दिया। क्या यह खराब मौसम की साजिश थी या तकनीकी खराबी का नतीजा? अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हम ब्लैक बॉक्स की उन गुत्थियों को भी सुलझाएंगे जो इस हादसे की असली वजह बयां करती हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इन दिवंगत आत्माओं के लिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में RIP जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके और सुरक्षा के मानकों पर एक बड़ी बहस शुरू हो सके। आपके एक लाइक से हमें ऐसी गहरी कवरेज करने का हौसला मिलता है। कहानी की शुरुआत होती है रांची के देवकमल अस्पताल से, जहां लातेहार के रहने वाले संजय कुमार जिंदगी और मौत की जंग लाडियच रहे थे। 16 फरवरी को एक भीषण आग की चपेट में आने की वजह से संजय 65% तक जल चुके थे। उनके परिवार ने अपनी जमा पूंजी और उम्मीदें बटोरकर उन्हें बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने का फैसला किया। इसके लिए रेड बर्ड एयरवेज का बीच क्राफ्ट C-90 चार्टर किया गया, जिसके लिए परिवार ने लगभग 8 लाख रुपए की भारी भरकम राशि जुटाई थी। शाम के 7:11 पर जब रांची एयरपोर्ट से इस विमान ने उड़ान भरी तो परिवार की आंखों में एक ही सपना था कि दिल्ली पहुंचकर संजय ठीक हो जाएंगे। विमान में संजय के साथ उनकी बहन अर्चना देवी और भाई ध्रुव कुमार भी मौजूद थे, जो हर कदम पर अपने भाई का साथ निभा रहे थे। विमान को उड़ाने की जिम्मेदारी अनुभवी कैप्टन विकास भगत और को पायलट कैप्टन स्वराज सिंह के हाथों में थी। साथ ही मरीज की देखरेख के लिए डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा भी मुस्तैद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन उड़ान भरने के महज 23 मिनट बाद यानी शाम 7:34 पर अचानक कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल का संपर्क इस विमान से टूट गया। उस समय विमान वाराणसी से करीब 100 नॉटिकल मील दूर दक्षिण पूर्व दिशा में था। चतरा जिले के कसारिया पंचायत के पास अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश शुरू हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक उन्होंने आसमान में एक अजीब सी आवाज सुनी और फिर एक तेज रोशनी के साथ विमान जंगलों के बीच जा गिरा। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। चतरा के SP सुमित अग्रवाल और SDPO शुभम खंडेलवाल अपनी टीम के साथ मौके के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ता इतना कठिन था कि गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही थीं। घने जंगलों और दुर्गम रास्तों को पार करते हुए जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंची तो मंजर बेहद डरावना था। विमान के परखच्चे उड्डड़ियच चुके थे और चारों तरफ आग की लपटें थीं। SSP की टीम ने तुरंत इलाके को सुरक्षित किया क्योंकि विमान के ईंधन में विस्फोट होने का खतरा बना हुआ था। डॉक्टरों की टीम ने मौके पर ही सभी 7 लोगों को मृत घोषित कर दिया। यह दृश्य इतना विचलित करने वाला था कि वहां मौजूद पुलिसकर्मी भी अपनी भावनाएं नहीं रोक पाए। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस हादसे को टाला जा सकता था? DGCA और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AIB की टीमें अब इस बात की जांच कर रही हैं कि क्या लो विजिबिलिटी के बावजूद विमान को उस रूट पर ले जाना सही था। ब्लैक बॉक्स बरामद कर लिया गया है जिससे पायलटों की आखिरी बातचीत का पता चलेगा। क्या इंजन में कोई खराबी थी या अचानक आए तूफान ने पायलट को दिशा भ्रमित कर दिया था? संजय कुमार के रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है, जिन्होंने अपने अपनों को बचाने के चक्कर में पूरा परिवार ही खो दिया। यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि मेडिकल इमरजेंसी के समय इस्तेमाल होने वाले इन छोटे विमानों की सुरक्षा ऑडिट कितनी सख्ती से की जाती है। इस पूरी घटना ने सुरक्षा प्रोटोकॉल पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। इस कहानी का अगला हिस्सा और भी ज्यादा झकझोर देने वाला है, क्योंकि इसमें उन मासूम सपनों की राख छिपी है जो उस रात आसमान में बिखर गए। जब चतरा के उस घने जंगल में बचाव दल की टीमें पहुंची तो वहां सन्नाटा नहीं था, बल्कि जलते हुए मलबे की चिलचिलाती आवाजें और बारिश की बूंदों का शोर था। पुलिस प्रशासन के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी उस दुर्गम इलाके में शवों को सुरक्षित बाहर निकालना। पहाड़ियों और घने पेड़ों के बीच गाड़ियां नहीं जा सकती थीं, इसलिए जवानों को पैदल ही मीलों का सफर तय करना पड़ा। कल्पना कीजिए उन जांबाज पायलटों की, कैप्टन विवेक विकास भगत और कैप्टन स्वराज सिंह, जिन्होंने आखिरी सेकंड तक शायद उस विमान को संभालने की कोशिश की होगी। क्या उनके पास इतना भी वक्त था कि वे मेडे कॉल कर सकें, या फिर कुदरत के कहर ने उन्हें संभलने का मौका ही नहीं दिया?
संजय कुमार, जो पहले ही 65% जल चुके थे, उनके लिए यह सफर जिंदगी की नई शुरुआत होने वाला था। उनके परिवार ने 8 लाख रुपए की बड़ी रकम का इंतजाम किया था, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए पहाड़ जैसा बोझ होता है। उनकी बहन अर्चना देवी और भाई ध्रुव कुमार, जो अपने भाई की जान बचाने के लिए मौत के इस सफर पर उनके साथ हो लिए, उन्हें क्या पता था कि वे कभी दिल्ली की जमीन पर कदम नहीं रख पाएंगे। डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और पैरामेडिक सचिन कुमार मिश्रा, जो अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद हो गए, उनकी शहादत विमानन इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय बन गई है। यह हादसा सिर्फ एक तकनीकी विफलता नहीं है, बल्कि उन 7 परिवारों की उम्मीदों का कत्ल है जो उस रात उस छोटे से एयर एम्बुलेंस पर टिकी थीं। जांच एजेंसियां अब इस पहलू पर भी गौर कर रही हैं कि क्या रेड बर्ड एयरवेज के इस बीचक्राफ्ट C-90 विमान का मेंटेनेंस रिकॉर्ड दुरुस्त था। अक्सर छोटे चार्टर विमानों में बड़े कमर्शियल जहाजों जैसी सुरक्षा प्रणालियां नहीं होती। चश्मदीदों का कहना है कि विमान गिरने से पहले हवा में लड़खड़ा रहा था। क्या पायलट ने खराब विजिबिलिटी के कारण अपना ओरिएंटेशन खो दिया था? वर्टिकल डिसोरिएंटेशन एक ऐसी स्थिति होती है जहां पायलट को यह समझ नहीं आता कि विमान ऊपर जा रहा है या नीचे। रात के अंधेरे और भारी बारिश ने इस स्थिति को और भी घातक बना दिया होगा। वाराणसी से 100 नॉटिकल मील दूर जब रडार से सिग्नल गायब हुआ, तो क्या ATC ने तुरंत अलर्ट जारी किया था? इन सभी सवालों के जवाब उस ब्लैक बॉक्स में कैद हैं, जो अब दिल्ली की लैब में जांचा जा रहा है। इस हादसे ने पूरे देश के मेडिकल इवैक्यूएशन सिस्टम पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। क्या हम सिर्फ पैसे लेकर मरीजों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं? क्या एयर एम्बुलेंस के लिए कड़े नियम नहीं होने चाहिए? संजय कुमार के रिश्तेदार, जो बकोरिया में अपनी दुकान जलने के बाद पहले ही टूट चुके थे, अब वे न्याय की भीख मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर मौसम इतना खराब था तो उड़ान की अनुमति क्यों दी गई? क्या किसी दबाव में आकर पायलट ने उड़ान भरने का फैसला लिया था? ये वो कड़वे सच हैं जो अक्सर फाइलों के नीचे दब जाते हैं, लेकिन आज हमें इन पर बात करनी होगी। अगले कुछ हफ्तों में AAIB की रिपोर्ट सामने आएगी, लेकिन क्या वह उन 7 जिंदगियों को वापस ला पाएगी? यह वीडियो बनाने का हमारा मकसद सिर्फ खबर देना नहीं है, बल्कि सिस्टम को जगाना है, ताकि भविष्य में किसी और संजय कुमार को अपनी जान बचाने की कोशिश में जान न गंवानी पड़े। आप इस पूरी घटना के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि इस हादसे के पीछे मानवीय चूक ज्यादा बड़ी थी या तकनीकी? अब इस जांच के सबसे अहम हिस्से पर नजर डालते हैं, जो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी है: विमान का ब्लैक बॉक्स। तकनीकी भाषा में इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर CVR कहा जाता है। जब दिल्ली से आई विशेषज्ञों की टीम चतरा के उन ऊबड़-खाबड़ जंगलों में पहुंची, तो उनकी प्राथमिकता इसी नारंगी रंग के डिब्बे को ढूंढना थी। यह ब्लैक बॉक्स ही बताएगा कि क्रैश से ठीक 30 सेकंड पहले कॉकपिट के अंदर क्या हलचल थी। क्या इंजन फेल हुआ था? क्या विमान के विंग्स में बर्फ जम गई थी, या फिर अचानक आए डाउनबर्स्ट, हवा का नीचे की ओर तेज दबाव, ने विमान को जमीन की तरफ पटक दिया? विमान विशेषज्ञ बताते हैं कि बीच क्राफ्ट C-90 जैसे छोटे ट्विन इंजन विमानों में आधुनिक बड़े कमर्शियल जहाजों की तुलना में वेदर रडार उतने शक्तिशाली नहीं होते। रात के 7:30 बजे जब आसमान पूरी तरह काला था और मूसलाधार बारिश हो रही थी, तब पायलटों के लिए अपनी आंखों से बाहर देखना नामुमकिन रहा होगा। उन्हें पूरी तरह अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा करना था। लेकिन क्या उन उपकरणों ने सही जानकारी दी? कई बार पिटोट ट्यूब में पानी या कचरा चले जाने से विमान की रफ्तार का गलत पता चलता है, जिससे पायलट भ्रमित हो सकते हैं। चश्मदीदों ने बताया कि विमान गिरने से पहले अजीब तरह से डगमगा रहा था, जो इस बात की ओर इशारा करता है कि शायद पायलटों ने आखिरी वक्त में किसी ऊंचे पेड़ या पहाड़ से बचने के लिए विमान को तेजी से मोड़ने की कोशिश की होगी। हादसे का एक और दुखद पहलू वह 8 लाख रुपए की राशि है, जो संजय कुमार के परिवार ने कर्ज लेकर और अपनी जमा पूंजी बेचकर जुटाई थी। भारत में मेडिकल इवैक्यूएशन यानी हवाई एम्बुलेंस की सेवाएं इतनी महंगी और अनियंत्रित हैं कि एक आम आदमी के लिए यह अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद होती है। रेड बर्ड एयरवेज जैसी कंपनियां जब ऐसी सेवाएं देती हैं, तो क्या उनके पास बैकअप प्लान होता है? क्या उस रात रांची एयरपोर्ट पर मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया था? अगर हां, तो एक गंभीर मरीज को लेकर उड़ान भरने की अनुमति किसने दी? ये वो सवाल हैं जो अब नागरिक DGCA के गलियारों में गूंज रहे हैं। मृतकों के परिवारों की चीखें आज भी चतरा के उन जंगलों में गूंजती महसूस होती हैं। कैप्टन विवेक विकास भगत की बहादुरी पर कोई शक नहीं कर सकता, क्योंकि एक पायलट कभी नहीं चाहता कि उसका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो। लेकिन क्या उन पर कंपनी का दबाव था कि मरीज को समय पर पहुंचाना है? अक्सर ऐसी इमरजेंसी फ्लाइट्स में गेट देयर ITS नाम की एक मनोवैज्ञानिक स्थिति पैदा हो जाती है,
जहां पायलट मौसम के खतरों को नजरअंदाज कर मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी करने लगता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, सच सामने आएगा। लेकिन आज जरूरत इस बात की है कि हम भारत में छोटे चार्टर विमानों के सुरक्षा मानकों दी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर फिर से विचार करें। क्या इन विमानों का रेगुलर ऑडिट होता है? क्या पायलटों को थकावट के बावजूद उड़ान भरने पर मजबूर किया जाता है? संजय कुमार, उनके परिजन, डॉक्टर और जांबाज क्रू मेंबर्स की ये कुर्बानी बेकार नहीं जानी चाहिए। चतरा के उस डरावने जंगल में मलबे के बीच से जो शुरुआती सबूत मिले हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। विमान का मलबा लगभग 200 मीटर के दायरे में बिखरा पड़ था, जो इस बात का संकेत है कि विमान जमीन से टकराने से पहले ही हवा में अनियंत्रित हो गया था या बहुत तेज रफ्तार में नीचे आया था। जांच टीम को वहां से जले हुए मेडिकल उपकरण, फटी हुई रिपोर्ट्स और संजय कुमार के परिवार का कुछ सामान मिला है। ये चीजें उस संघर्ष की गवाह हैं जो उस छोटे से केबिन के अंदर आखिरी पलों में चल रहा होगा। एक तरफ डॉक्टर विकास और पैरामेडिक सचिन अपने मरीज को बचाने की कोशिश कर रहे होंगे, तो दूसरी तरफ पायलट मौत से जूझ रहे होंगे। एआईबी की शुरुआती पड़ताल में यह बात सामने आ रही है कि जिस इलाके में यह क्रैश हुआ वह हाईली टर्बुलेंट जोन बन गया था। यानी वहां हवा का दबाव इतनी तेजी से बदला कि छोटे विमान के लिए अपना संतुलन बनाए रखना लगभग असंभव हो गया। रेड बर्ड एयरवेज के इस बीचक्राफ्ट C-90 विमान की उम्र और उसके पुराने मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स को भी अब खंगाला जा रहा है। क्या इसके इंजन में पहले भी कभी कोई शिकायत आई थी? क्या रांची से उड्डयन भरने से पहले विमान का प्री फ्लाइट चेक पूरी गंभीरता से किया गया था? नागरिक उड्डयन के नियमों के मुताबिक हर उड्डयन से पहले एक इंजीनियर को विमान की फिटनेस पर साइन करने होते हैं। अब उस इंजीनियर से भी पूछताछ की जा रही है जिसने इस एयर एम्बुलेंस को फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट दिया था। हादसे वाली जगह पर पहुंचे स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने आसमान में एक तेज चमक देखी थी, जैसे बिजली कड़रज की हो। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि शायद विमान पर बिजली गिरी, लाइटनिंग स्ट्राइक हो, जिससे उसके इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया हो। अगर ऐसा हुआ तो अंधेरी रात और घने बादलों के बीच पायलट पूरी तरह अंधे हो गए होंगे। बिना रडार और बिना दिशा सूचक यंत्रों के चतरा की पहाड़ियों के बीच विमान उड़ाना मौत के जाल में फंसने जैसा है। संजय कुमार के गांव चंदवा में आज मातम पसरा है। गांव वालों का कहना है कि संजय एक मेहनती इंसान थे और अपनी दुकान के जरिए पूरे परिवार का पेट पाल रहे थे। आग के हादसे ने पहले ही उन्हें तोड़ दिया था और अब इस विमान हादसे ने पूरे कुनबे को ही खत्म कर दिया। उनकी बहन अर्चना और भाई ध्रुव, जो अपनी जान की परवाह किए बिना भाई के साथ गए थे, उनकी बहादुरी की मिसालें तो दी जा रही हैं, लेकिन उनके पीछे छूटे माता पिता का सहारा अब कौन बनेगा? ये सवाल सिस्टम के मुंह पर एक करारा तमाचा है। जैसे जैसे ये 30 मिनट की कवरेज आगे बढ़ रही है, हमें यह समझना होगा कि यह सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है। हवाई एम्बुलेंस का मकसद होता है गोल्डन आवर में मरीज की जान बचाना, न कि उसे और उसके परिवार को एक और बड़े खतरे में डालना। क्या भारत में चार्टर कंपनियां सिर्फ मुनाफे के लिए सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं? क्या डीजीसीए के पास इतने संसाधन हैं कि वह हर छोटी कंपनी के हर विमान की बारीकी से जांच कर सके? जांच टीम अब ब्लैक बॉक्स के डेटा को डिकोड करने के लिए उसे लैब भेज चुकी है। आने वाले दिनों में जब उस रात की आखिरी बातचीत, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग सामने आएगी, तो पता चलेगा कि क्या पायलटों ने किसी खतरे को भांप लिया था, क्या उन्होंने रांची एटीसी को वापस लौटने का कोई संकेत दिया था, या फिर अचानक आई किसी तकनीकी खराबी ने उन्हें सोचने तक का मौका नहीं दिया। जांच के इस मोड़ पर अब सबसे बड़ा सवाल विमान की उम्र और उसके रखरखाव पर खड़ा हो गया है। नागरिक उड्डयन के जानकारों का मानना है कि बीचक्राफ्ट C-90 जैसे पुराने मॉडल्स में अक्सर मेटल फटीग, धातु की थकान की समस्या आती है। क्या उस तूफानी रात में हवा के भारी दबाव को विमान का ढांचा बर्दाश्त नहीं कर पाया? क्या पंखों का कोई हिस्सा हवा में ही अलग हो गया था? चतरा के जंगलों में बिखरा हुआ मलबा चीख चीख कर कह रहा है कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि बचने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि धमाका इतना तेज था कि लगा जैसे कोई बम फटा हो। मलबे के पास पहुंचने पर उन्हें सिर्फ जलता हुआ विमान और चारों तरफ बिखरे हुए मेडिकल ग्लव्स, दवाइयां और ऑक्सीजन सिलेंडर दिखे। वह मंजर किसी डरावने सपने से कम नहीं था। संजय कुमार के परिजनों का दर्द आज पूरा देश महसूस कर रहा है। एक तरफ आग की लपटों से झुलसा हुआ उनका शरीर और दूसरी तरफ आसमान से गिरकर मौत का आघोष। यह दोहरा हादसा किसी भी परिवार को तोड़ देने के लिए काफी है। रांची के देवकम्मल अस्पताल से जब उन्हें एम्बुलेंस में शिफ्ट किया गया था, तब उनके भाई ध्रुव कुमार ने आखिरी बार अपने रिश्तेदारों को फोन पर कहा था,
चिंता मत करो, दिल्ली जा रहे हैं, भैया ठीक होकर लौटेंगे। किसे पता था कि यह उनकी आखिरी बातचीत होगी। आज चतरा का वह जंगल उन 7 बेगुनाह जिंदगियों का कब्रिस्तान बन चुका है। सरकार और डीजीसीए को अब जवाब देना होगा। क्या एयर एम्बुलेंस कंपनियों के लिए नियम सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्या इन छोटे विमानों में ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम जीपीडब्ल्यूएस लगा था, जो पायलट को पहाड़ों या पेड़ों के करीब आने पर सचेत करता है? अक्सर मुनाफे के चक्कर में कंपनियां पुराने जहाजों को उड़ाती रहती हैं और जान जोखिम में डालती हैं। इस हादसे ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत में हवाई एम्बुलेंस सेवा को एक सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत है। ब्लैक बॉक्स की अंतिम रिपोर्ट चाहे जो भी कहे, लेकिन सच्चाई यही है कि 7 परिवारों के चिराग बुझ चुके हैं। इस हादसे ने हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी या खराब मौसम की कहानी नहीं है, बल्कि यह उन 7 लोगों के बलिदान की कहानी है जो दूसरों की जान बचाने या अपनों का साथ निभाने के लिए उस रात आसमान में थे। हम कैप्टन विवेक, कैप्टन स्वराज, डॉक्टर विकास, सचिन, संजय, अर्चना और ध्रुव को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं जो इस वक्त असहनीय दुख से गुजर रहे हैं। उम्मीद है कि इस जांच से निकले सबक भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने में मददगार साबित होंगे। हम सरकार से मांग करते हैं कि एयर एम्बुलेंस सेवाओं की सुरक्षा ऑडिट में कोई ढिलाई न बरती जाए, ताकि किसी और परिवार को अपनी उम्मीदें ऐसे मलबे में तब्दील होते न देखनी पड़े। अगर आपको लगता है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही गहराई से की गई रिपोर्ट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम इस खबर पर अपनी नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही ब्लैक बॉक्स की कोई नई जानकारी सामने आएगी, हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।